जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने और रत्नों से बना था और फिर अचानक बस एक ही दिन में समुद्र में समा गया। ये कहानी है भगवान कृष्ण की द्वारका की, एक ऐसी कथा जो सदियों से मिथक और इतिहास के बीच झूलती रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, पुराने ग्रंथों के हिसाब से द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था। इसे खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। ऐसा कहते हैं कि इसकी दीवारें सोने की थीं और फर्श चांदी के। मतलब एक ऐसा शहर जिसकी शान और शौकत की हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। और बात सिर्फ सोने चांदी तक ही सीमित नहीं थी। इस शहर में 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल हुआ करते थे, और वो भी हीरे, मोती और न जाने कितने कीमती रत्नों से सजे हुए। ये वाकई एक शहर नहीं, बल्कि ऐसा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। पर फिर इतना शानदार, इतना वैभवशाली शहर अचानक समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या द्वारिका सच में थी? क्या आज भी समुद्र की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें उस कहानी को समझना होगा जो हजारों सालों से हमें सुनाई जा रही है। ये कहानी है द्वारका के बनने और फिर उसके विनाश की। तो द्वारका का मतलब ही है प्रवेश द्वारों का शहर। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के कहने पर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन, मतलब करीब करीब 150 वर्ग किलोमीटर जमीन दी थी, और इस जमीन पर जो शहर बना वो अपनी प्लानिंग में बहुत ही एडवांस था। सोचिए, उस जमाने में सीधे बंदरगाह तक जाने वाली सड़कें और सिंचाई का बेहतरीन सिस्टम वाकई एक चमत्कार था। लेकिन इस दिव्य शहर का अंत 2 श्रापों से जुड़ा हुआ है। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के गुस्से से निकला, और दूसरा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। बस इन्हीं 2 घटनाओं ने मिलकर द्वारिका के विनाश की कहानी लिख दी। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा श्रापों में कहा गया था। यदुवंश के लोग घमंड और नशे में आपस में ही लड़ मरे, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, कहते हैं कि समुद्र आगे बढ़ा और उस पूरे शानदार शहर को अपनी गहराइयों में खींच लिया। सदियों तक तो ये सब बस एक कहानी ही थी। लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे जिन्होंने इस कहानी को एक आर्कियोलॉजिकल खोज में बदल दिया। अब वक्त था मिथक से आगे बढ़कर सबूतों को तलाशने का। जैसा कि हम इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, खोज की सुगबुगाहट 1930 के दशक में शुरू हुई। तब कुछ पायलट्स और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीबोगरीब ढांचे देखने की बात कही। 1963 में पहली खुदाई हुई, लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। और फिर 21वीं सदी में सोनार जैसी टेक्नोलॉजी ने इस खोज को एक नई रफ्तार दे दी। इस पूरी खोज के हीरो थे एक शख्स, डॉक्टर SR राव। उन्हें भारत में मरीन आर्कियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने मानो ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेंगे। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये है डॉक्टर राव का नजरिया। वो मानते थे कि महाभारत और पुराण सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें ऐतिहासिक सुराग छिपे हुए हैं, और बस इसी सोच ने उनकी पूरी खोज को दिशा दी। लेकिन ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे। सोचिए, सिर्फ 800 रुपए से उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। ज्यादातर वैज्ञानिक उनकी बात पर शक करते थे, और उस जमाने में आज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। पर उन्होंने हर मुश्किल का डट कर सामना किया। अपनी 12 समुद्री यात्राओं के दौरान डॉक्टर राव और उनकी टीम ने कुछ हैरान कर देने वाले सबूत खोज निकाले। उन्हें 560 मीटर लंबी एक किले की दीवार मिली, जो एक बड़े प्लान्ड शहर का सबूत थी। 30 से ज्यादा पत्थर के लंगर मिले, जो इशारा करते थे कि वहां एक बहुत बड़ा पोर्ट था। और सबसे जरूरी बात, वहां मिली पुरानी कलाकृतियां, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो शहर हजारों साल पुराना था। तो डॉक्टर राव के काम ने एक मजबूत नींव तो रख दी, लेकिन असली राज तो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी से खुलने वाले थे। अब खोज का अगला दौर शुरू हुआ, जिसमें साइंस और मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल होना था। साल 2001 से 2007 के बीच साइंटिस्ट ने एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी यूज की। उन्होंने समंदर की सतह का एक डिजिटल मैप बनाया, और उसमें पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स, इमारतों और एक वेल प्लान्ड शहर की नींव जैसी चीजें साफ साफ दिखाई दीं। और फिर सामने आया सबसे बड़ा खुलासा।
कार्बन डेटिंग से पता चला कि वहां मिली कुछ चीजें करीब 9000 साल पुरानी थीं। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। इस एक खोज ने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि द्वारका आखिर डूबी कैसे? पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये एक श्राप का नतीजा था। वहीं साइंस एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद समुद्र का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया होगा। हो सकता है कोई सुनामी जैसी घटना हुई हो जिसने पूरे शहर को निगल लिया। द्वारका की कहानी अब सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। आज ये आस्था, विज्ञान और हमारी राष्ट्रीय धरोहर का एक बहुत अहम संगम बन चुकी है। और इसी साल की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पानी के नीचे जाकर उन अवशेषों को देखा, तो द्वारका की ये 90 साल लंबी खोज पूरी दुनिया की नज़रों में आ गई। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक पल था जो हमारे इतिहास को हमारे आज से जोड़ता है। तो आज द्वारका 2 रूपों में जी रही है। एक वो जो जमीन पर है और लाखों लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ है, और दूसरी वो जो समंदर के नीचे एक रहस्यमयी पुरातात्विक साइट है। दोनों ही हमारी विरासत का बेहद कीमती हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि द्वारका की कहानी बताती है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता विश्वास दिलाता है तो दूसरा उसे साबित करने में मदद करता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर द्वारका सच थी तो जरा सोचिए, हमारी पौराणिक कथाओं में छिपे और कितने ऐतिहासिक सच हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।